चलिए सीधे जुड़ते हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। फेल हो जाते हैं, अपने वादाओं को भूल जाते हैं, वैसी परिस्थिति में भावात्मक मुद्दा उठाते हैं ज्यादा। तो आज देख रहे हैं क्या विकास हुआ, इसकी चर्चा नहीं होती है। महंगाई रोकने की बात किए थे, आज महंगाई का क्या हाल है। डॉलर जो पहले 60-62 में मिलता था, आज 74 से लेकर 77 रुपया तक मिलता है। गैस जहाँ 400-450 में मिलता था, आज 800 से लेकर 1100 में मिलता है। और हद तो है कि इनकी वैदेशिक नीति, कहते हैं कि बहुत से देशों में हम भ्रमण किया और समूचा संसार हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं कि आप जब मोनेटाइजेशन किया तो मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो करेंसी है, बगल के नेपाल का राज्य देश है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपकी वैदेशिक नीति का सबसे फेवरेट यहाँ है। और दूसरी बात, चाइना जिसके पास आज वीटो पावर है, हर आपके आतंकवाद के संबंध में भी आज आपका विरोध करता है। तो आपका वैदेशिक नीति ठीक नहीं है। तो आप न घरेलू नीति में सक्षम हुए, न विकास में सक्षम हुए, न महंगाई में सक्षम हुए, न वैदेशिक नीति आपका है। तो फिर आपको क्यों वोट दिया जाए? जनता को हम लोग ही समझा रहे हैं। और जहाँ तक बिहार का मामला है, माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, आज कहा करते हैं कि मांझी जी अगर हमारे अनुसार चलते तभी तक मुख्यमंत्री रहते। हम यही कहना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री के पीछे कभी पद के लिए नहीं थे। आज विचार आप लोगों के हाथ में मैं देता हूँ कि जो हम लोग 9 महीना में काम किया, वो काम क्या कोई गलत था, प्रूफ कर दे। अगर गलत होता तो एक बात भी थी, लेकिन न होने के बाद भी आपने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। उसका एक ही चीज है कि कहा जाता है, हम लोग भाषणों में देते हैं लेकिन आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। चाहे दिग्विजय सिंह का मामला हो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मामला हो, शरद यादव जी का मामला हो और जीतन मांझी का मामला हो, सबको ठगने का काम करने के साथ साथ ठीक ही तेजस्वी साहब ने कहा कि साहब 2015 में गठबंधन का वोट लेकर के आप आए थे और आज चोर दरवाजा से सत्ता में है। कहने का मतलब बिहार की जनता को भी आपने ठगने का काम किया। तो इस रूप में बिहार की जनता समझ रही है। और फिर दूसरी बात ये भी कहते हैं कि आप किसान की बात करते हैं, किसान की आवश्यकता आज थी, इतनी दिक्कत है, 76% लोग उस पर अवलंबित हैं। आज दिक्कत उनको है बिजली के संबंध में। हम लोगों ने निर्णय लिया था और महागठबंधन का ऐसे अभिमत है कि यदि हम लोग आवेंगे तो निश्चित है किसानों को फ्री बिजली हम लोग देंगे। वो भी हमने किया था, उसको भी उन्होंने काट दिया। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए आज ये है। जिस भाजपा का डीएनए का जहाँ तक सवाल था, करोड़ों लोगों का नक्शा लेकर के गए, आज क्या हुआ? उन्हीं के साथ हैं। फिर उसी पार्टी को जिसको इन्होंने बड़का झूठा पार्टी कहा, उसी पार्टी को कहा कि जब मन में जाएंगे लेकिन पार्टी में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब अनैतिक रूप में आज सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुकर्म माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एक चीज जनता के आपके माध्यम से जनता में देना चाहते हैं और इनका कोई काम ऐसा नहीं है। और पहला दौर में चुनाव हम लोग भी 4 सीट पर लड़े हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। सेकंड सीट में जो 4-5 का हुआ है, वहाँ पर भी काफी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। और थर्ड में भी जो होने जा रहा है, हम लोग हर जगह सभाएं कर रहे हैं। हम देखते हैं जनता का रुझान महागठबंधन के साथ है और हम समझते हैं कि यहाँ हर हालत में हम लोग स्वीप करेंगे, 35-36 सीट जीतेंगे और जनता उनको जवाब देगी। आज के दिन में आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार फॉरबिसगंज और वहां उन्होंने जो कुछ भी कहा, कल होकर मीडिया में, अखबार में खबर भी छपी थी। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। साफ साफ उनका बयान है। पब्लिक के बीच जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो आरक्षण की बात उनको याद आती है पिछड़ों दलितों के लिए और उस पर वादा करते हैं कि समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन अंदर की बात है कि आरक्षण को, दलित पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की हर तरह से कोशिश उनकी, एक तरह से कहा जाए कि षड्यंत्र उनका चलते रहता है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। देश भर के लोगों ने और खासकर बिहार के लोगों ने
पिछली बार उनको इसलिए भी वोट दिया था कि खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए हमको पिछड़ों का दर्द मालूम है, उनके हितों की रक्षा करेंगे, हमको वोट दीजिए। लोगों ने वोट दे दिया कि चलिए पिछड़ा घर से आते हैं। उनको जवाब देना चाहिए, इनके रहते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग जज क्यों नहीं बन रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए। जो गरीब ऊंची जाति का भी है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन रहा है? उनको जवाब देना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए। हम शिक्षा विभाग के मंत्री थे, बार बार कैबिनेट मिनिस्टर से मंत्री रहते हुए हमने चर्चा की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। जवाब देना चाहिए कि जो भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग प्रोफेसर क्यों नहीं है? एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं है? उनको बताना चाहिए। एक भी एसोसिएट प्रोफेसर क्यों नहीं है? उनको बताना चाहिए। जब इतनी ऐसी बड़ी संस्थाओं में, खासकर न्यायपालिका में, जहाँ से गरीब लोगों को न्याय मिले इसकी अपेक्षा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ अगर पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग नहीं बनेंगे जज, कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा? तो प्रधानमंत्री पिछड़ा कर बन गए, 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन आज भी क्यों नहीं है जज? उनको जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ अभी लालू जी के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, उसके साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ इन लोगों के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है। जनता इन चीजों को देख रही है और निश्चित रूप से इन बातों को लेकर पब्लिक में काफी आक्रोश है। इस आक्रोश का भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, हर तरह से भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी 15 वर्षों से हैं बिहार में और विकास की बात करते रहते हैं, लेकिन सच में धरातल पर जो स्थिति है, जनता जिसको भुगत रही है, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। विद्यालयों में टीचर नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक हैं भी उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती है। अब ऐसी स्थिति में बिहार के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? शिक्षा के बिना गरीब लोगों की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और मामलों में भी कुछ नहीं किया। इसलिए कुल मिला जुला कर जनता में जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों का काफी आक्रोश है, बीजेपी के खिलाफ भी और नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी। इसका बदला, इस आक्रोश का खामियाजा निश्चित रूप से एनडीए को भुगतना पड़ेगा। जनता इस मूड में है, इसलिए हम तो देख रहे हैं स्थिति, सब जगह जा रहे हैं प्रचार में, जो लोगों का जनउहार हम लोग के पक्ष में दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, उसके आधार पे बिहार में लगभग सभी सीटों पर हम जीतेंगे। हम जो स्थिति देख रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको दावा कर सकता हूँ। बाकी कुछ सवाल होगा। मदन मोहन आदरणीय प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी, हमारे बाबा जीताराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, वीरेंद्र राठौर जी, रामचंद्र पूर्वे जी, हमारे अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद अखिलेश बाबू, मनोज बाबू, आलोक मेहता जी, रिजवान जी और टुन्ना जी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया कर्मियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों और यहाँ उपस्थित हमारे महागठबंधन के मित्रों। सबसे पहले हमसे पहले 3 व्यक्ति तेजस्वी जी, जीतन मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना वक्तव्य आप लोगों को दे दिया है। मैं उससे सहमति व्यक्त करते हुए आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग को कुछ कहने के लिए नहीं है। आप पहले का बयान हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का देखिए,
और नरेंद्र मोदी जी का देखिए, उससे सब बात क्लियर हो जाएगी। बीजेपी को नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे, वर्ग का झूठा पार्टी। और तो तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के कामों को बताने की कोशिश की गई। विपक्ष असंतुष्ट है और महागठबंधन के नेता इन्हीं को मुद्दा बनाकर सामने आने वाले हैं। विभिन्न मोर्चों पर सरकार को फेल बताने वाला महागठबंधन आज सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई बातें कही हैं और बिहार की जनता को महागठबंधन के साथ बताया है। चलिए, बेगूसराय से खबर आ रही है। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कन्हैया समेत 12 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ मारपीट का मामला है और कल रोड शो के दौरान कन्हैया समर्थकों ने मारपीट की थी। कन्हैया को काला झंडा दिखाने के बाद कन्हैया समर्थकों ने मारपीट की। गढ़पुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। कन्हैया को काला झंडा दिखाने के बाद उनके समर्थकों ने मारपीट की और कन्हैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। 12 नामजद, कन्हैया समेत 12 नामजद हैं और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। मारपीट का ये मामला है और बताया जा रहा है कि कल उनका रोड शो था रविवार के दिन और इसी दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद मारपीट हुई थी। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संतोष, ये मामला मारपीट का दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 12 नामजद है कन्हैया समेत और इसके अलावा 100 जो हैं वो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले विवेक मैं आपको बता दूं, ये मामला कल का है जब कन्हैया रोड शो के दौरान गढ़पुरा प्रखंड के सुजानपुर में अपना रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों के द्वारा काला झंडा दिखाया गया था और उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद कन्हैया के समर्थक भी उग्र हो गए और सर्वप्रथम तो उन्होंने ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर ये नौबत मारपीट तक आ गई और मारपीट भी शुरू हो गई। कन्हैया के समर्थकों ने भी वहाँ जो ग्रामीण थे प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ मारपीट की। यहाँ तक कि जब ग्रामीण छुपने के लिए घर में घुस गए तो घर में घुसकर भी कन्हैया के समर्थकों ने मारपीट की, जैसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन कन्हैया का रिएक्शन जो इसमें आ रहा है, कन्हैया ने स्पष्ट शब्दों में ये सारा माजरा जो है बीजेपी के द्वारा प्रायोजित बताया है और कन्हैया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ये बीजेपी के द्वारा उसे कन्हैया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते ऐसे ऐसे मामले प्रायोजित कर रही है। लेकिन हमने बीजेपी का रिएक्शन लेने का भी जो प्रयास किया तो बीजेपी इससे ठीक उल्टा कह रही है और कह रही कन्हैया अब अपने जो है उग्र रूप में आ गए हैं और ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण उनसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप पर देशद्रोह का मामला लगा है तो इसको स्पष्ट करें। ठीक है, ये बयानों की बात है। चुनावी माहौल क्या है? ठीक है, कल जो कुछ भी घटना हुई है, कल कन्हैया ने जो रोड शो किया उसका क्या रिएक्शन है पब्लिक के बीच में? मारपीट तो हुई है, मामला दर्ज हुआ है, ये पब्लिक एक कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, ग्राउंड की जो स्थिति है अभी निश्चित रूप से वहाँ आक्रोश बना हुआ है और कहीं न कहीं ये आक्रोश कन्हैया के प्रति है, क्योंकि कन्हैया के समर्थकों ने वहाँ के ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कन्हैया समेत 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है तथा 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। अभी ये भी सूचना मिल रही है कि कन्हैया के द्वारा भी उल्टा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर, जहाँ कन्हैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल रोड शो कन्हैया ने किया था और उसी बीच काला झंडा दिखाने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। कन्हैया समेत 12 लोग नामजद हैं और इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता नहीं है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। तो कन्हैया कुमार ने खुद को कोरई गांव में काला झंडा दिखाने के मामले में एक बड़ा बयान दिया। कन्हैया कुमार ने इस पूरी घटना को ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है और उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को जनता इसका मुंह काला करेगी। कन्हैया कुमार ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी जान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है और इस वजह से बौखलाहट में शर्मनाक साजिश रची जा रही है। सरकार गलत तरीके से अपने सत्ता का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के जो मूल्य हैं
उसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ जनता, बेगूसराय की जनता 29 तारीख को इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आज ये काला झंडा लेकर के आए हैं, 29 तारीख को इनका मुंह काला होगा, हमें इस बात का। चलिए, कांग्रेस ने दिल्ली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कि कौन के उम्मीदवार होंगे। 6 सीट पर लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल का नाम सामने है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित को टिकट दी गई है। ईस्ट दिल्ली से अरविंद सिंह लवली होंगे उम्मीदवार। नई दिल्ली से अजय माकन भी उम्मीदवार होंगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजेश लिलोठिया को टिकट दी गई है। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा उम्मीदवार होंगे। और चलिए, बड़ी खबर यह है कि एक तरफ शीला दीक्षित होंगी कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ बीजेपी से मनोज तिवारी होंगी, यानी आमने सामने की टक्कर इस बार होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। आमने सामने की बात है तो एक तरफ शीला दीक्षित होंगी और एक तरफ मनोज तिवारी।